Assalamu alaikum. Now we have been discussing the nucleophilic substitution. Now we will be discussing today the reaction of alkyl halides with metals, and then the last section of it, that's called as elimination reactions. ठीक है, तो पहले मैं दो ही रिएक्शंस है इसकी, पहले मैं उनको कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा एलिमिनेशन रिएक्शंस, जो कि काफ़ी सिमिलर है टू nucleophilic substitution reactions, but there's a difference that we will be discussing. So today we will have the discussion first on reaction of alkyl halides with metals. Reaction of alkyl halides with metals. पहली रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ और मैग्नीशियम के साथ। ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। पहले मैं सोडियम के साथ दिखाऊंगा, उसके बाद मैग्नीशियम के साथ। तो पहले सोडियम के साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं। सो आई विल हैव फर्स्ट रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद सोडियम। लेट्स स्टार्ट। अगर हमारे पास RX है प्लस ट्वाइस Na प्लस XR, ऐसे जो ऑलरेडी हमने टेबल डिस्कस किया है उसमें ऑलरेडी ये ऊपर वाले मुझे लगता है कि पहले ही उसने दिया है, ठीक है, लेकिन असल में उसमें नहीं आती है, सिमिलरिटी उसी की जैसी है, लेकिन असल में इट्स रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद मेटल्स के साथ इसका अलग ग्रुप बनता है। हम ये रिएक्शन करते हैं इन ड्राई ईथर, वी कैरी दिस इन ड्राई ईथर। अब मसला ये है कि ड्राई ईथर को हम क्यों यूज करते हैं। ड्राई ईथर को हम इसलिए यूज करते हैं, अगर हम पानी को यूज करेंगे तो पानी की वजह से सोडियम जो है पानी के साथ रिएक्ट करेगा, और अगर सोडियम ने पानी के साथ रिएक्ट किया तो ये जो है इसकी यूटिलिटी जो है इस रिएक्शन की वो खत्म हो जाएगी। इसलिए हम हमेशा अल्काइल हैलाइड्स को सोडियम के साथ ट्रीट करते हैं, ऑलवेज इन ड्राई ईथर। इज इट क्लियर? दे आर ऑलवेज ट्रीटेड विद ड्राई ईथर इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहां पे सिंपली रिएक्शन ऐसे होते हैं, ये है इसका जो रिएक्शन है वो ऐसे हो जाती है। तो यहां पे 2 मोल अल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्ट करके आपका जो प्रोडक्ट है वो RR बनता है प्लस ट्वाइस NaX बनता है, यानी आपको एक हायर अल्कीन बनेगा। You are getting higher alkene. Is it clear? You are getting what? तो मैं यहां पे बोलूंगा कि अल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म हायर अल्कीन्स। सो यू नोट डाउन दिस। अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट to form alkenes, higher alkenes. अब अगर हमारे पास लेट अस सपोज रिएक्शन ऐसे हैं, इफ यू हैव अ रिएक्शन ऑफ दिस टाइप, CH3 Cl ट्वाइस Na प्लस ClCH3 in presence of DE, DE stands for the dry ether। तो आप सिंपली क्या करते होगे, सोडियम और क्लोरीन को, यानी 2 क्लोरीन को 2 सोडियम के साथ कंबाइन करते हो, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये जनाब आपको प्रोडक्ट मिलेगा, यानी आपको यहां से अल्केन्स मिलेंगे। समझ आ रही बात? यू आर गेटिंग अल्केन्स विद अ हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज कंपेयर टू द ओरिजिनल वन, एज कंपेयर टू व्हाट? ओरिजिनल वन। ठीक है, तो आप इसको उतार सकते हो पहले, फिर मैं दिखाऊंगा कि रिएक्शन जो है वो कैसे होती है। ठीक है, आप इसको उतारिए। ये देखिए, नाउ हाउ दिस रिएक्शन हैपेंस। अब ये रिएक्शन जो है कैसे प्रोसीड करती है, देख लीजिए जनाब। पहले हमारे पास
RX होता है, अल्काइल हैलाइड होता है। ठीक है, तो यहां पे जब हम इसको सोडियम के साथ ट्रीट करते हैं, तो सोडियम के साथ ट्रीट होने पे सोडियम असल में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन्स को देता है। समझ आ रही बात? ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा। तो हमारे पास मैं यहां पे लिखूंगा 2 मोल्स ऑफ सोडियम यूटिलाइज होते हैं, 2 मोल्स सोडियम यूटिलाइज होते हैं, और सोडियम का काम है इलेक्ट्रॉन देना। समझ आ रही है बात? तो आपको ये मिलेगा RNA प्लस NaX, RNA प्लस NaX। अब अगर आप ये देखना चाहोगे कि ये कैसे होता है, तो देख लीजिए। मैं इसको लेट अस सपोज ऐसे ब्रेक करता हूं। पहले आपको ऐसे मिलेगा ये, मगर ऐसे नहीं होता है, जैसे मैं दिखा रहा हूं ऐसे नहीं होता है। आपको X नेगेटिव मिलेगा, और उसके बाद सोडियम जो है ये कन्वर्ट होता है Na प्लस, 2 सोडियम आते हैं, Na प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। वो तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कार्बोकेटाइन करता है। पहले जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद जो नेक्स्ट, पहले इसे चार्ज खत्म हो जाएगा, उसके बाद जब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ना, ये नेगेटिव होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और जब भी कार्बन मेटल के साथ होता है तो इस पे नेगेटिव चार्ज हमेशा होता है। और उसके बाद अगर आप ये देखोगे, जैसे हमारे पास 2 है, ठीक है, 2 Na पॉजिटिव, अब Na पॉजिटिव एक इसके साथ और एक Na पॉजिटिव इसके साथ मिलेगा, तो ये दूसरा Na पॉजिटिव X नेगेटिव ऐसे। समझ आ रही बात? तो पहले यहां पे सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, और कन्वर्ट हो जाएगा किस में? Na प्लस में। 2 इलेक्ट्रॉन्स R पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है। R पॉजिटिव जब इलेक्ट्रॉन एक एक्सेप्ट करेगा उस टाइम पे उसका चार्ज खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज बनेगा, जिसको हम बोलेंगे कार्बी एनाइन। सो दिस इज कॉल्ड एज कार्बी एनाइन। सो कार्बी एनाइन इज फॉर्म्ड। अब देख लीजिए क्या होता है जब ये कार्बी एनाइन बनेगा। यहां पे कार्बी एनाइन बना, पहले आपके पास as you assume that it's the carbocation which is formed, then because of the sodium it changed into carbanion। अब कार्बेनाइंस आपको ऑलरेडी पता है कि कार्बेनाइंस जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स एक्ट कर सकते हैं। दे कैन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स एंड दे कैन हैव द डिस्प्लेसमेंट वाया SN2 मैकेनिज्म। इसलिए आपके टेक्स्ट ने इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये रिएक्शन दी। तो यहां पे मैं फिर से बोलूंगा कि ये जो है फाइनली इसमें कन्वर्ट होता है, दिस गेट्स कन्वर्ट इनटू दिस। इसलिए मैंने डायरेक्टली ऐसे दिखाया। अगर आपको सीखना है तो आप ये सीख सकते हो। सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स R पॉजिटिव ने एक्सेप्ट किए, R पॉजिटिव R नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ, तो हमारे पास 2 सोडियम है, एक Na के साथ कंबाइन होगा, एक R के साथ कंबाइन। समझ आई बात? अब उसके बाद देख लीजिए क्या हो, जब ये बनता है, जब R नेगेटिव बनेगा तो उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है। अब यहां पे देख लीजिए जनाब, उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये उतारा आपने, देख लीजिए। अब हमारे पास जो R नेगेटिव Na प्लस जो है, जो कि आयनिक होता है, जो बना जब हमने अल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ ट्रीट किया, तो ये RX के साथ रिएक्ट करेगा, दूसरे मोल अल्काइल हैलाइड के साथ। अब मुझे बताओ एक चीज, इस पे क्या चार्ज है? डेल्टा पॉजिटिव। इस पे क्या चार्ज है? डेल्टा नेगेटिव, बिकॉज ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहां से R नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, यहां से X नेगेटिव बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब यह है कि आपको R' प्लस NaX मिलेगा, NaX मिलेगा। समझ आ रही है बात?
अब अगर मैं इस रिएक्शन को नटशेल में दिखाऊंगा, यानी इन शॉर्ट दिखाऊंगा, मुझे बताओ एक चीज, देखो ये यहां पे बना, यहां ये बन रहा है एक्टिंग एज अ प्रोडक्ट, लेकिन यहां ये रिएक्ट। जनरली क्या होता है, ये आर नेगेटिव जो होता है ना, ये इंटरमीडिएट होता है, यानी इसका जितना ये बनेगा उतना कंज्यूम हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये और ये कैंसल, क्योंकि जितना इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा उतना इसका रेट ऑफ कंजप्शन भी होगा। तो अब अगर हम रिएक्टेंट साइड से देखेंगे, रिएक्टेंट साइड से हमारे पास RX 2 मोल्स हैं, तो मैं लिखूंगा ट्वाइस RX प्लस सोडियम हमारे पास 2 है, मैं लिखूंगा ट्वाइस Na गिव्स अस, जरा मुझे बताओ क्या बनता है, एक तो बनता है RR प्लस ये और ये ऐड हो जाएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट से कंज्यूम नहीं हो रहे, तो आपको मिलेगा ट्वाइस NaX। समझ आ रही बात? तो इस तरह से हमें हायर अल्केन्स बनते हैं वर्ड्स रिएक्शन में। और मुझे बताओ एक चीज, ये जो मैंने यहां पे स्टेप दिखाया, ये स्टेप है SN2 डिस्प्लेसमेंट। क्यों? जरा आप मैकेनिज्म को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो दैट इट विल बी SN2? क्योंकि जनाब यहां पे स्ट्रॉन्ग बेस होती, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के केस में डिस्प्लेसमेंट ऑकर्स वाया SN2। और अगर SN2 से डिस्प्लेसमेंट होता है तो आप यहां पे इसका जो रेट है, मुझे बताओ वर्ट्स रिएक्शन में, जिसको हम वर्ट्स रिएक्शन बोलते हैं, तो वर्ट्स रिएक्शन में हमारे पास जो रेट होगा 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। The reason for this is because it operates through which mechanism? SN2 displacement mechanism. So जब हम अल्काइल हैलाइड्स को सोडियम के साथ ट्रीट करते हैं तो इस टाइप ऑफ मैकेनिज्म, इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम बोलते हैं वर्ट्स रिएक्शन। और वर्ट्स रिएक्शन में यूजुअली SN2 डिस्प्लेसमेंट होता है और जहां पे आपको हायर अल्केन बनता है। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? अब मैं थोड़े और कुछ इंपॉर्टेंट जो है इसके इंपॉर्टेंस जो कंसेप्ट्स है वो बताऊंगा, लेकिन पहले आप जनाब इसको उतारिए कि हाउ इट हैपेंस। करो। So this we have discussed. Now we will have the next case of Wurtz reaction. देखिए एक और चीज क्या है Wurtz reaction के बारे में। हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट अल्काइल हैलाइड कौन है? CH3, मान लो Cl, इसको हम ट्वाइस सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे प्लस ClCH3, ठीक है। तो अगर हम यहां पे इस और इसको कंबाइन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ D स्टैंड्स फॉर द ड्राई ईथर, तो यू विल गेट द प्रोडक्ट एज CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। दिस इज द प्रोडक्ट दैट इज ओके, प्लस ट्वाइस NaX। तो देखिए सबसे सिंपलेस्ट जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है वो ये है, और सबसे सिंपलेस्ट अल्केन जो है वो ये बनेगा। समझ आ रही बात? तो इसका मतलब है कि वर्ट्स रिएक्शन से हम मीथेन को प्रिपेयर नहीं कर सकते, इससे हम वो वाले मॉलिक्यूल्स यूजुअली प्रिपेयर करते हैं जिनके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। अब रीजन मैं बताऊंगा क्यों। जरा मुझे बताओ नेक्स्ट अगर मैं उठाऊंगा तो क्या उठाऊंगा? नेक्स्ट मेरे पास CH3 CH2Cl है, जो नेक्स्ट सिंपलेस्ट 2 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड, इथाइल क्लोराइड। अगर मैं इसको सोडियम के साथ ट्रीट करूं तो मुझे मिलेगा CH2CH3। मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा? अगर हम इसको इसके साथ ट्रीट करेंगे तो आपको नेक्स्ट मिलेगा, यानी आपको ब्यूटेन मिलेगा। ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक नेगेटिव बनेगा, एक मानो नेगेटिव बन गया, दूसरा पॉजिटिव बन गया, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा। अब अगर हम यहां पे देखेंगे तो ब्यूटेन बना, तो एक के केस में इथेन बन गया, दूसरे के केस में ब्यूटेन बन गया।
तो हमेशा यहां वर्स्ट रिएक्शन में जो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनको इवन नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं, यानी जिनको 2, 4, 6, 8 ऐसे कार्बन्स, ऐसे अल्केन्स जो है वो प्रेफरेबल होते हैं जो बनते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि वर्स्ट रिएक्शन में आप 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स को नहीं ले सकते, उससे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बन सकता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, आप ये पहले उतारिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्स्ट रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर दोज अल्केन्स व्हिच आर हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन। सो यू हैव दिस। ठीक है, अब अगर मैं नेक्स्ट लेता हूं, ऐसे मान लीजिए अगर मैं 2 डिफरेंट लेता हूं तो उस टाइम पे क्या पॉसिबिलिटी है? मान लीजिए मैंने 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स को लिया, CH3Cl, मैंने इसको ट्वाइस Na के साथ Cl CH2CH3 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर मैंने इसको ट्रीट किया। यहां पे देख लीजिए क्या होता है। अब इसके भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं और इसके भी कुछ मॉलिक्यूल्स। अब पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी है कि ये जो है इसके साथ कंबाइन हो जाए, तो आपको एक प्रोडक्ट ऐसे मिल सकता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2CH3, एक प्रोडक्ट ये आ सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर इसी का दूसरा अपना ही रिएक्ट करेगा, क्योंकि वहां पे तो ये मत है कि 2 मॉलिक्यूल्स हमने ली, वहां पे इसके बहुत लाखों मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, उसके लाखों मॉलिक्यूल। अब डिपेंड करेगा कि कौन किसको मिलेगा, कौन नेगेटिव बनेगा कौन पॉजिटिव। एक पॉसिबिलिटी है कि ये नेगेटिव बना या पॉजिटिव बना, अटैक। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इसी का एक नेगेटिव बनेगा दूसरा पॉजिटिव बनेगा। तीसरी पॉसिबिलिटी है इसी का एक नेगेटिव बनेगा दूसरा पॉजिटिव बनेगा। तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है, अब दूसरी पॉसिबिलिटी है CH3Cl, ये दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा अपने ही, तो आपको ClCH3 बनेगा। तो आपको यहां पे प्रोडक्ट जो है वो ऐसे बनेगा, ये इसके साथ तो आपको यहां पे जनाब CH3CH3 बनेगा। तीसरी पॉसिबिलिटी है इसका अपना दूसरे के साथ, इसको हम बोलेंगे क्रॉस। ये हो गया क्रॉस, क्योंकि जब 2 डिफरेंट हो गए तो क्रॉस हो। ये हो गया अपना इसका सेल्फ, ये हो गया अपना इसका सेल्फ। ये अगर इसको हम अपने किससे, तो 3 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हो सकते। एक प्रोपेन बनेगा, दूसरा इथेन बनेगा, तीसरा ब्यूटेन बनेगा। 3 पॉसिबिलिटीज। अब यहां पे जब मिक्सचर प्रोड्यूस होता है, अब होता यह है कि अगर आपके पास मान लो ये हाइड्रोकार्बन और ये हाइड्रोकार्बन पोलर नहीं होते। अब नॉन पोलैरिटी की वजह से इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सिमिलर होता है। अब उसकी वजह से जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो हमारे पास एक तो यील्ड डिक्रीज करेगा और दूसरा इनका सेपरेशन जो होता है वो डिफिकल्ट होता है। समझ आ रही बात? सेपरेशन डिफिकल्ट होता है क्योंकि इनकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी सिमिलर होता है, और दूसरी बात होता है इनका सेपरेशन डिफिकल्ट होता है, और तीसरी बात जो होता है यील्ड भी डिक्रीज करेगा क्योंकि हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स आएंगे, और 3 प्रोडक्ट्स आने की वजह से इनका जो इंडिविजुअल का किसी भी का अगर यील्ड होगा तो दैट डिक्रीज। सो दैट्स द रीजन कि अगर हमें एक सिंगल अल्कीन को प्रोड्यूस करना है तो हमेशा हम यहां से और यहां से जो है एक हम मिक्सचर नहीं लेंगे, हम सिर्फ एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेंगे, तो उससे पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास फुल एक ही अल्केन बनेगा जिसकी हमें सेपरेशन नीडेड नहीं रहती है और जो एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। समझ आ रही बात? तो दिस इज व्हाट्स ऑल अबाउट व्हाट्स कॉल्ड एज द वर्ट्स रिएक्शन दैट ऑकर्स इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। सो पहली बात है वर्ट्स रिएक्शन क्या होती है जब हम अल्काइल हैलाइड्स को ट्रीट करते हैं सोडियम के साथ। समझ आ रही बात? तो उस टाइम पे इसको हम बोलते हैं वर्ट्स रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। वर्ट्स रिएक्शन में मैंने आपको बोला कि इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटेड थ्रू SN2, क्योंकि R नेगेटिव बनता है सोडियम के प्रेजेंस में जो कि R पॉजिटिव को डिस्प्लेस करता है, तो उसकी वजह से कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है। तो वर्ट्स रिएक्शन में एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है, SN2 डिस्प्लेसमेंट होता है, जिससे आप रेट को प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अगर बड़ा अल्काइल हैलाइड होता है तो दैट फेल्स एक्चुअली टू कैरी। ठीक है, और तीसरी बात यह है कि हाँ, यहाँ पे रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो है वो आयोडाइड ग्रेटर देन क्लोराइड, ग्रेटर देन ब्रोमाइड, ग्रेटर देन आयोडाइड होता है।
चौथी बात है कि इट मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय दिस मेथड। और उसके बाद जो नेक्स्ट होता है, इसमें हम मिक्सचर यूज नहीं कर सकते क्योंकि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनेंगे तो सेपरेशन डिफिकल्ट है। हमेशा एक ही अल्काइल हैलाइड को हम यूज करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसको हम यूज करते हैं टू प्रिपेयर द इवन नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट इन अल्कीन्स। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी से एज व्हाट वर्ट्स रिएक्शन। तो दिस इज व्हाट्स कॉल्ड एज द वर्ट्स रिएक्शन। अब यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे तो नेक्स्ट में इसी का दूसरा आपको दिखाऊंगा, दैट्स कॉल्ड एज व्हाट्स कॉल्ड एज द फिटिक रिएक्शन। यहाँ पे हम एक और रिएक्शन डिस्कस करेंगे जो हमें आगे भी डिस्कस करनी है, तो मैं यहाँ पे ही आपको दिखाऊंगा। अनदर रिएक्शन इज कॉल्ड एज फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन, ठीक है, ये आपके अराइल पार्ट में डिस्कस्ड है, जो अराइल है, लेकिन ये काफी सिमिलर है तो मैं इसको यहां ही खत्म कर देता हूं। अगर आपके पास मान लीजिए ये है Cl है, ट्वाइस Na प्लस Cl, और यहां से आपको ये है अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड का आपको मतलब पता है कि अगर यहां पे बेंजीन होगा, ये दिस इज बेंजीन। पहली बात आपको पता है कि यहां पे अगर Cl होगा तो वो इनकंजुगेशन होता है, तो उसकी वजह से बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्गर बनता है। बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनने की वजह से रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, तो फिटिक रिएक्शन में यील्ड पहले ही कम है। अब यहाँ पे यील्ड देखो क्या है, ये इसके साथ कंबाइन होगा, काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी, और उसके बाद आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। दिस विल बी द प्रोडक्ट दैट विल बी ऑब्टेन। बिल्कुल वैसे ही जैसे वर्ट्स रिएक्शन होते हैं वैसे ये भी हो जाएगा, लेकिन इसका यील्ड जो होता है वो यील्ड विल बी लेस। Yield will be less. Is it clear? तो यहां पे जब हम अराइल हैलाइड्स को आपस में ट्रीट करेंगे, यानी अराइल हैलाइड्स में अगर हम सोडियम यूज करेंगे, तो उस टाइम पे जो रिएक्शन होती है दैट्स कॉल्ड एज द फिटिक रिएक्शन। लेकिन फिटिक रिएक्शन में हमेशा यील्ड विल बी लेस एज कंपेयर टू वर्ट्स रिएक्शन। द रीजन इज बिकॉज यहां पे कंजुगेशन होता है, कंजुगेशन की वजह से बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है, उसकी वजह से यील्ड जो होता है वो कम आएगा। सो दिस कॉल्ड एज फिटिक रिएक्शन। Another modification of this is that's called as Wurtz fitic reaction. आप इसको उतार सकते हो। So another is what's called as Wurtz fitic reaction. Wurtz fitic reaction, देख लीजिए Wurtz fitic reaction। अब जाहिर सी बात है, फिटिक का मतलब है अराइल, वर्ट्स का मतलब है अल्काइल, तो अब दोनों को हम क्लब करेंगे ऐसे। ये हमारे पास मान लो जो Cl है हमारे पास, ट्वाइस Na प्लस ClCH3 है, तो ये जो है जनाब ये इसके साथ कंबाइन होगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपको जनाब प्रोडक्ट जो है वो ऐसे मिलेगा, यू विल गेट द प्रोडक्ट एज CH3। लेकिन अब देखिए यहां पे और ये डिफरेंट है ना, तो जाहिर सी बात है यहां पे तीन प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। समझ आ रही बात? एक हुआ इसका अपने के साथ, एक हुआ इसके अपने के साथ, और दूसरा हुआ इसका क्रॉस। तो यहां पे तीन प्रोडक्ट्स आएंगे। एक बार फिर से वही प्रॉब्लम आएगी। हाँ, अब यहां पे अगर आप देखोगे एक अल्काइल अराइल, यानी आपको अराइल अल्काइल के साथ कपलिंग हो जाएगी, यानी ए इसके साथ कंबाइन होगा, दूसरा अल्काइल अल्काइल के साथ, तीसरा अराइल अराइल के साथ। ठीक है, तो एक बार फिर से यहाँ पे जो है सेपरेशन में यहाँ से फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जब भी मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा तो उस टाइम पे हमारे पास सेपरेशन में प्रॉब्लम रहती है। तो दिस इज कॉल्ड एज वर्ट्स फिटिक रिएक्शन। सो वी हैव वर्ट्स व्हेन अल्काइल हैलाइड्स कंबाइन विद सोडियम, दिस इज कॉल्ड एज वर्ट्स। व्हेन अराइल हैलाइड्स कंबाइन विद सोडियम, इट्स कॉल्ड एज फिटिक। व्हेन अल्काइल हैलाइड कंबाइंस विद अराइल हैलाइड, इट्स कॉल्ड एज वर्ट्स फिटिक। Is it clear? So there are three different types of the reactions belonging to aryl and alkyl halides. फिलहाल के लिए अगर आप याद रखेंगे तो सिर्फ अल्काइल हैलाइड रखिए यार, उसके बाद आगे आपको फिर से वो अराइल हैलाइड्स जो है वो पढ़ने हैं, लेकिन इट्स क्वाइट सिमिलर। उस टाइम में बताऊंगा लेकिन डिस्कस नहीं करूंगा। डिस्कशन के लिए जो मैंने यहाँ पे चीजें सिखाई हैं दे आर मोर देन एनफ फॉर दिस। ठीक है, सो दिस कॉल्ड एज द वर्ट्स फिटिक रिएक्शन। आप इसको उतार सकते हैं। सो सबसे ज्यादा यील्ड जो होगा वो वर्ट्स का होगा, ठीक है, उसके बाद पॉसिबली फिटिक का होगा, और लास्ट में वर्ट्स फिटिक का। Now we have one more reaction, that's called as
रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड्स कैसे रिएक्ट करते हैं जनाब Mg के साथ, यानी मैग्नीशियम के साथ, हाउ दे रिएक्ट विद मैग्नीशियम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सी, अगर हमारे पास Rx है, मुझे बताओ क्या है इसका चार्ज, शाबाश, डेल्टा नेगेटिव, इसका चार्ज क्या है, डेल्टा पॉजिटिव। अब मैंने मैग्नीशियम डाल दिया एक बार फिर से विद द सेम सॉल्वेंट, दैट्स ड्राई ईथर, DE स्टैंड्स फॉर द ड्राई ईथर। अब देखिए फर्क क्या है, मैग्नीशियम जो होता है ना ये डाइवैलेंट होता है, यानी दो के साथ ये बॉन्ड बना सकता है। सोडियम होता है मोनोवैलेंट, तो सोडियम एक ही के साथ बॉन्ड बना सकता है, लेकिन मैग्नीशियम जो है ये दो के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो उस वजह से क्या होता है कि यहां पे ये जो मैग्नीशियम है ये डायरेक्टली इसमें इंट्रोड्यूस होता है, दिस गेट्स इंट्रोड्यूस्ड इन R एंड X के बीच में, क्योंकि इट्स डाइवैलेंट। तो इंडिविजुअली ये इसके साथ कंबाइन नहीं हो सकता या इसके साथ कंबाइन नहीं हो सकता, क्योंकि ये डाइवैलेंट है, ये डबल यानी दो के साथ बॉन्ड बना है। तो इस तरह से हमें बनता है R Mg और X, यानी Mg ने एक तो R के साथ बॉन्ड बनाया और X के साथ बॉन्ड बनाया। अब मुझे बताओ एक चीज, अब R का चार्ज क्या होगा, अब ये पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, दैट्स इंपॉर्टेंट। देखिए मेटल्स के साथ जब भी R होगा तो आप सिंपली असाइन कीजिए नेगेटिव चार्ज, उसमें सोचने वाली बात ही नहीं, क्योंकि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू मेटल्स। कार्बन इज मेटल, सॉरी कार्बन इज अ नॉन मेटल, तो उसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मेटल्स, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है। तो मैग्नीशियम पे क्या चार्ज होगा, इस पे तो +2 चार्ज है और X -1 चार्ज होगा। तो अब अगर हम यहां पे देखेंगे, देखिए ये +2 इसके साथ और इसके साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पे देखूंगा तो हम ऐसे लिखेंगे R, अगर मैं इसको रखता हूं नेगेटिव, तो ये बनेगा Mgx, ये बनेगा जनाब पॉजिटिव टोटल, ठीक है, इन दो को मिला के, क्योंकि इसका एक यूनिट इसके साथ कैंसिल होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अब इस कंपाउंड को RMgx को हम बोलते हैं ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट। इज इट क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड एज Gr, विच इज कॉल्ड एज Grignard's reagent. So this is Grignard's reagent. Is it clear? अब Grignard's reagent इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आगे हमें बहुत डिस्कशन करना है इसमें, बहुत ज्यादा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है। तो यहां पे हमारे पास देखिए चार्ज को क्या हो रहा है, जब ये नॉन मेटल के साथ था डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था, अब ये मेटल के साथ आया तो नेगेटिव चार्ज, तो पोलैरिटी चेंज होती है इस रिएक्शन में। कार्बन की पोलैरिटी कंप्लीटली चेंज होती है, कार्बन डेल्टा पॉजिटिव से डेल्टा नेगेटिव हम बोल सकते हैं, इसका चार्ज चेंज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट जो है, ये ग्रिग्नॉर्ड, विक्टर ग्रिग्नॉर्ड ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए हम इसको बोलते हैं ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट। और ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट में आपके पास R नेगेटिव है, और R नेगेटिव अगर कहीं पे होगा तो आपको पता है, मैंने आपको पढ़ा है कि R नेगेटिव का एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है और इसका एक स्ट्रॉन्ग बेसिसिटी होता है। समझ आ रही बात? तो ये काफी वैरायटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है। ऑलमोस्ट जो ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट है हर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि इसमें जो R नेगेटिव है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो मान लीजिए CH3 नेगेटिव है, अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है तो मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होता है, इसके वाया जो है SN2 डिस्प्लेसमेंट होता है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस यानी H पॉजिटिव के साथ भी ये रिएक्ट कर सकता है। तो RMgx इज अ ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट व्हिच इज फॉर्म्ड विद व्हाट वी से एज मैग्नीशियम। इज इट क्लियर? वो बात समझ में आई? तो मेटल्स के साथ R का नेगेटिव चार्ज होता है और यहां पे वैसे ही होता है, और यहां पे मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में आपको RMgx मिलता है। Is it clear? So this completes the reaction of alkyl halides with what we called as metals. Now we have the last part, that's called as the elimination reactions of alkyl halides. Then we will begin with aryl halides. Now we have the last section of this, which is called as elimination reaction. So let's have a discussion on the elimination reactions.
एलिमिनेशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर एलिमिनेशन रिएक्शंस। लिखिए, एलिमिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है कि हमारे पास मान लो अल्काइल हैलाइड रिएक्टेंट ए है, अगर ये कन्वर्ट होता है बी और सी में, यानी ये टूट जाता है, इफ इट ब्रेक्स इनटू बी एंड सी, देन सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शंस। सो अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट आर एलिमिनेशन रिएक्शंस, यू सिंपली से हिम व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट breaks into two or more than two products, such a type of reaction is called as elimination reaction. Is it clear? वो बात समझ में आई? So it's called as simply elimination. It's a type of decomposition reaction. जैसे आप इनऑर्गेनिक में नहीं पढ़ते हो डिकम्पोजिशन, जब एक रिएक्टेंट हमारे पास होता है दो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है, तो इट्स कॉल्ड एज देयर, इट्स कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन, वी कॉल इट एज एलिमिनेशन। अब अगर हम इसका रिवर्स देखेंगे, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, ऐसे जाएंगे, मुझे बताओ जब बी और सी आपस में कंबाइन होकर सिंगल ए बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? ठीक है, एडिशन रिएक्शंस। सो एलिमिनेशन रिएक्शंस एंड एडिशन रिएक्शंस आर रिवर्सिबल विद ईच अदर, यानी एक तरफ से हो गया ये एलिमिनेशन, दूसरी तरफ से अगर बी और सी कंबाइन होगा तो दिस विल बिकम व्हाट? एडिशन रिएक्शन। अब यहां पे हमारे पास जो सबस्ट्रेट यहां पे है वो अल्काइल हैलाइड है, तो हमें देखना है कि अल्काइल हैलाइड्स को एलिमिनेशन रिएक्शंस कैसे होते हैं। हमने न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन तो पढ़ा, ठीक है, अब हम दूसरी सेट ऑफ रिएक्शंस पे फोकस करेंगे विच इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन। नाउ सी व्हाट द एलिमिनेशन इज। आई हैव डिफाइंड व्हाट्स कॉल्ड एज द एलिमिनेशन। सो व्हाट्स एन एलिमिनेशन? व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू टू और मोर देन टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स, it's called as elimination. And if the two reactants are, यहां से ये reactants हो जाएंगे, अगर ये आपस में कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे तो then it's called as addition. So addition reactions and elimination reactions are actually reversible with each other. ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए जनाब, हमारे पास जो एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं ये कुछ टाइप्स की होती है, यानी इसके कुछ टाइप्स। पहला है व्हाट्स कॉल्ड एज अल्फा एलिमिनेशन, वन इज कॉल्ड एज अल्फा एलिमिनेशन, या इसको हम बोलते हैं 1-1 एलिमिनेशन, 1-1 एलिमिनेशन। दूसरा है हमारे पास विच इज कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, इसको हम दूसरा नाम देते हैं 1-2 एलिमिनेशन। तीसरा हमारे पास है गामा एलिमिनेशन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1-3 एलिमिनेशन। अब इसका मतलब क्या है देख लीजिए, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल यहां से देता हूं, उसके बाद हम यहां पे देखेंगे कि पहले मैं दिखाऊंगा अल्फा एलिमिनेशन क्या होता है। देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास एक मॉलिक्यूल है C, X और Y, ठीक है, अब हमारे पास C है, इसमें दो ग्रुप्स है, X भी है और Y भी है, we have X as well as Y। अगर ये X और Y जो निकलेंगे यहां से, X भी निकलना है, Y भी निकलेगा, वो समझ आ रही बात, यानी X भी निकलेगा और Y भी निकलेगा। अगर X और Y निकलने के बाद, टूटने के बाद एक ही कार्बन से आते हैं, यानी इनका सोर्स एक ही कार्बन है, जिस कार्बन से X आता है उसी कार्बन से Y आता है, तो इसको हम बोलते हैं 1-1 एलिमिनेशन। दैट मीन्स टू ग्रुप्स आर रिलीज्ड। एलिमिनेशन में हमारे पास दो ग्रुप्स रिलीज होते हैं या दो एटम्स रिलीज होते हैं जो कि दोनों एक ही कार्बन से आते हैं, और अगर दोनों एक ही कार्बन से आते हैं तो देन इट्स कॉल्ड एज अल्फा एलिमिनेशन और 1-1 एलिमिनेशन। सो इफ द एलिमिनेटिंग ग्रुप्स फ्रॉम ए मॉलिक्यूल आर eliminating from a single atom, such a type of elimination is called as elimination, alpha elimination. Is it clear? अगर जो निकलने वाले ग्रुप्स हैं, जो निकलने वाले एटम्स हैं, ठीक है, अगर वो एक ही कार्बन से आते हैं या एक ही एटम से आते हैं तो उनको हम बोलते हैं दैट एलिमिनेशन इज कॉल्ड एज अल्फा एलिमिनेशन। लेकिन अगर ऐसा है कि हमारे पास X और Y दो कार्बन्स पे है, जैसे हमारे पास ये है, मिसाल के तौर पर वी हैव द मॉलिक्यूल लाइक दिस C, हियर इट्स X एंड मान लीजिए यहां पे Y। अब ये वाला एक एटम हो गया, ये वाला दूसरा एटम हो गया,
समझ आ रही बात? 2 कार्बन है, एडजेसेंट कार्बन। अब यहां पे हो रहा है कि X एक कार्बन से निकल रहा है, Y दूसरे एडजेसेंट कार्बन से निकल रहा है, यानी 1 2 समझ आ रही बात? 1 2 से एलिमिनेट हो रहा है, एक निकल रहा है 1 से, दूसरा उसी के एडजेसेंट दूसरे मॉलिक्यूल, तो इट्स कॉल्ड एज द बीटा एलिमिनेशन। इसी को हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। तो अगर X आता है 1 से, Y आता है 2 से, X और Y दोनों निकलते हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। सो इन बीटा एलिमिनेशन 2 atoms are released, one is released from one carbon, another is released from another adjacent carbon। अगर ऐसा होता है, मान लीजिए अगर कहीं पे ऐसा होता है, हमारे पास C है, then it's C like this, then it's C, ये हमारे पास Y है, ये हमारे पास X है, ये कार्बन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अगर X निकलता है 1 से, Y निकलता है 3 से, तो बोलेंगे 1-3 एलिमिनेशन। समझ आ रही है बात? तो 2 एटम्स जो निकलते हैं उसके नेचर पे हमारे पास एलिमिनेशन के फॉलोइंग टाइप्स है, इट्स 1-1, इट्स 1-2, इट्स 1-3 एंड इट्स 1-4। इज इट क्लियर? लेकिन यहां पे हमें अल्काइल हैलाइड्स में इंपॉर्टेंटली ये वाला एलिमिनेशन हो रहा है, दैट्स कॉल्ड एज द बीटा एलिमिनेशन। व्हाट इट्स कॉल्ड एज? तो बीटा एलिमिनेशन का क्या मतलब है कि एक एटम एक कार्बन से आता है, दूसरा एटम दूसरे कार्बन से आता है, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको बीटा एलिमिनेशन। सो अल्काइल हैलाइड्स का जो प्राइमर रिएक्शन है, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो है बीटा एलिमिनेशन। एंड इन बीटा एलिमिनेशन X comes from the one carbon and Y comes from the another carbon. Is it clear? Now बीटा एलिमिनेशन जो हमारे पास होते हैं, इसके फॉलोइंग टाइप्स है। इट कैन ऑकर थ्रू, यानी मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास अगर मॉलिक्यूल ऐसे हैं, हमारे पास C है, ये X हो गया, ये Y हो गया, ठीक है। अब हमारे पास X और Y, ठीक है, ये X है, ये Y है, X और Y के रूट्स हैं, यानी किस किस तरीके से X और Y मॉलिक्यूल से निकल सकता है। उसमें पहला रूट हमारे पास है विच इज कॉल्ड एज E1। जरा मुझे बताओ E1 किसको बोलेंगे? E stands for the elimination, but this elimination is called as elimination unimolecular, so it's called as E1. Number next is called as E2. Number next is called as E2. समझ आ रही है बात? So we have E1, we have E2, we have other mechanisms also, like we have E1CB, we have EI, we have pyrolytic cleavage। लेकिन जनाब मैं आपको कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहता हूं। अगर आप टेक्स्ट को देखोगे ना, he has simply discussed E1, E1 के बगैर उसने कोई चीज डिस्कस नहीं की है, लेकिन मैं आपको थोड़ा E2 के बारे में बताऊंगा, ठीक है। वरना आपके सिलेबस और जितनी भी चीजें हैं वो सिर्फ टेक्स्ट के रिलेटेड सिर्फ E1 में। तो हमारे पास बीटा एलिमिनेशन के 2 रूट्स हैं, यानी X और Y इस मॉलिक्यूल से कैसे निकलेगा। वन इज कॉल्ड एज E1, अनदर इज कॉल्ड एज E2, एंड E1 इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर। याद आया? SN1 याद आया? SN1 में क्या था? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। यहां पे है एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर। व्हाट दिस विल बी कॉल्ड एज? दिस इज कॉल्ड एज elimination bimolecular, elimination bimolecular। सो हमारे पास बिल्कुल वैसे ही 2 रूट्स है एलिमिनेट करने के। एक एलिमिनेशन का मैकेनिज्म है एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, अनदर इज एलिमिनेशन बाइमॉलिक्यूलर। जैसे हमारे पास SN1 है, उसी तरह हमारे पास E1 है। जैसे हमारे पास SN2 है, उसी तरह हमारे पास E2 है, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन SN2 एंड E2। आई विल मेक यू टू अंडरस्टैंड, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी विल हैव द completion of what's called as the elimination reaction. So this is the last part, then we have the aryl halides, और उसके बाद इंशाल्लाह इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद we have a speedy of the things, we will discuss all the things in a very good speed and all that। इंशाल्लाह, hopefully इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसको जल्दी खत्म करने की। ओके।